नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो करने वाले हैं एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। पिछली क्लास में 5.4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 19th क्वेश्चन तो पहले तक का हो ही चुका था, आज 20 और इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, और ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बच्चा सीधा पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि उसके पास थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए एपी का। मगर फिर भी एक छोटा सा रिवीजन करवा देते हैं कि कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। जो बच्चा अब से पढ़ना का भी जिसको मन कर रहा हो वो भी यहाँ से उस क्लास को कंटिन्यू करेगा तो भी उसको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन है, 1-2 मिनट का बस एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद सीधा 20 नंबर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जो पढ़े थे उसके बारे में ये पढ़े थे, ए एन का फॉर्मूला के बारे में बात किए थे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी के बारे में बात किए थे, जहाँ पे ए को बोला गया था कि आप फर्स्ट टर्म को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ए को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा वो a1 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों तरीके से काम करता है। जनरली a1 फॉर्मूले में ए को लिखते हैं तो हम लोग ए ही लिखे हैं, वैसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका a1 भी हो सकता है। यहाँ पे n लिखा हुआ है, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कि 5 टर्म, 10 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म। जब भी हम टर्म के बारे में बात करेंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि टर्म हमेशा नेचुरल नंबर होगा। an के बारे में अगर बात करें तो an का मतलब नेचुरल नंबर के अलावा इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी तरह के नंबर के बारे में बात कर सकते हैं। और ये नंबर ना केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, अगर हम लोग चाहें तो अल्फ़ाबेटिकल और में नंबर में भी कुछ लिखा हुआ होगा तो भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि a-d a और a+d, ये AP के फॉर्म में है। AP के फॉर्म में होने का मतलब है कि सेकंड टर्म, इस नंबर को बोलेंगे सेकंड टर्म यानी कि A2, और ये हो गया फर्स्ट टर्म। A2 में से A1 को अगर माइनस करेंगे या A3 में से A2 को माइनस करेंगे तब जो कॉमन डिफरेंसेस आएगा वो हमेशा सेम आएगा, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये AP के फॉर्म में है। तो इस तरह का नंबर जो आएगा, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। ये टर्म में जो थर्ड टर्म बोल रहे हैं ये होता है स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पूरा का पूरा जिसका वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है an का। इसी बहाने हम लोग कॉमन डिफरेंसेस के बारे में भी बात कर लिए कि A3 में से A2 को माइनस करेंगे या A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो तब जो मेरे पास में नंबर आएगा वो नंबर आएगा डिफरेंसेस का। अगर ये डिफरेंसेस सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो मेरे पास में नंबर लिखा हुआ है वो AP के फॉर्म में है। तो बस एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पे ये था। अब हम लोग सीधा आते हैं, क्योंकि 19th क्वेश्चन नंबर तक तो हम लोग इसे पिछली क्लास में कर ही चुके थे। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को 20 से स्टार्ट कर लेते करना। पहला क्वेश्चन जो 20 नंबर में बोल रहा है वो ये बोल रहा है फाइंड A30 माइनस A20 फॉर द AP। आपको फाइंड क्या करना है, A30 लिखा हुआ है माइनस A20 लिखा हुआ है, A30 माइनस A20 AP के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। फिर ये बोल रहा है कि आपके पास जो नंबर लिखा हुआ -9, -14, -19 और -20, यानी कि मेरे पास में -9, -14, -19, -24 जो लिखा हुआ है इसमें से एक नंबर उठा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए -9, -14, -19 और -24 ये नंबर लिखा हुआ है। अब इस नंबर में क्या करना है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो जब भी आप माइनस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, -14 माइनस करने बोला गया किसे, -9 को। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -14 + 9। क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस आ गया और ये 9 एज इट इज़। 14 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और सिंबल कौन सा आएगा, -5 का। क्यों, क्योंकि हमेशा हम लोग बड़े वाले साइन जो भी आएगा उसको हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एक और बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि A30 माइनस A20 करने के लिए A30 का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि आपके पास में n जो आएगा वो 30 के इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा होगा A30 माइनस A20। अगर आप इसको फॉर्मूले के तहत जाते हैं, एक बार में फॉर्मूले से समझते हैं, फिर समझेंगे कि आखिर इसको लिख ऐसे भी सकते हैं। जैसे कि A30 का मतलब हो गया A प्लस n के जगह पे 30 से रिप्लेस किया। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये फॉर्मूला ये था कि an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। n को यहाँ पे कैसे रिप्लेस किया गया, 30 से। अभी इसलिए हम एक्सप्लेन कर दे रहे ताकि जो बच्चा अब से स्टार्ट कर रहा होगा उसको फ़ायदा मिल सके। ये 30 से स्टार्ट किए तो यहाँ भी n कैसे रिप्लेस हो जाएगा, 30 से, यानी कि 30-1 इंटू में डी। पहले a और d की वैल्यू को पुट करें, इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि मेरे पास जो a होगा वो तो फर्स्ट टर्म होगा, और यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 29d। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात को समझें तो मेरे पास में अगर यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो a और d का वैल्यू तो अपने जगह पे कांस्टेंट रहेगा, वो तो फिक्स रहेगा, मगर d के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो इस 30 में से हमेशा एक कम होगा। क्यों, क्योंकि n-1 का जो फॉर्मूला होगा इसमें से वो एक कम कर देगा।
अगर यहाँ 30 है तो 29, अगर यहाँ पे 15 होता तो यहाँ पे क्या आता, 14 आता, यहाँ पे अगर 100 होता तो यहाँ पे क्या आता, 99 आता, इस तरह से। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको बात करें इस तरह के फॉर्म को लिखने का, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a + 29d माइनस a + 19d। इसको अभी हम लोग ब्रैकेट में रख दिए, क्यों? क्योंकि माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे नंबर को ब्रैकेट में जनरली हम लोग रख देते हैं, वरना क्या होगा कि जैसे हम लोग मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं ना, वैसे हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि ये 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जनरली बच्चा ये गलती कर देता है कि माइनस को अगले वाले से मल्टीप्लाई करना रह जाता है जल्दबाजी के चक्कर में। तो सिंपल क्या तरीका होगा, a + 29d माइनस a और माइनस 19d, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। 29d में से अगर हम 19d को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10d का। और यहाँ पे d का वैल्यू क्या फाइंड किया हुआ पहले से, -50 का। तो अगर हम इसको कैसे ले सकते हैं, 10 × -50 विच इज़ इक्वल टू -5। तो ये आ गया आपका -50 का। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी टर्म में जो वैल्यू दिया लिखा हुआ होगा या फिर दिया हुआ होगा, उससे हम लोग इस वैल्यू तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, मगर इसमें क्या है कि आपको इसके जगह पे नंबर दे दिया गया है, और नंबर में बोल रहा है कि a, a + d, a + 2d, a + 3d। तो ठीक है, जैसे मेरे पास में आखिर सॉल्व तो हमको इसी फॉर्मेट में करना है, तो मेरे पास ये 10d के फॉर्म में तो हमेशा रहेगा। मेरे पास में जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है a प्लस क्वेश्चन में लिखा, ये तो मेरे पास में हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो मोटी सॉल्व करने पर कि मेरे पास में ये माइनस ये करेंगे तो ये इसी फॉर्मेट में आके गिरेगा। अगर मेरे पास में यहाँ पर नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है a, a + d, a + 2d, और डॉट समझ लेते हैं। हालांकि a + 3d भी लिखा हुआ, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को पहले ही d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये AP के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हर बार माइनस करने का कोई ज़रूरत तो है नहीं, सिंपली एक टर्म लिख देते हैं कि a + d - a इज़ इक्वल टू d। अगर कॉमन डिफरेंसेस निकालना होगा तो हम लोग ये d निकाल चुके। अब इसी d का संयोग यहाँ पे ऐसा है कि जो हम लोग कॉमन डिफरेंसेस निकाल रहे थे वो d के फॉर्म में ही निकल रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंसेस को भी यहाँ से पे d से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे भी संयोग ऐसा है कि वो d के फॉर्म में ही आ रहा है। इसका मतलब होगा कि अगर हम इस d की जगह पे d के वैल्यू को या कोई और वैल्यू अगर होता, और अगर हम किसी अलग वैल्यू को पुट करते, तो मेरे पास में ये वैल्यू हो सकता था कि चेंज हो जाता, मगर इस कंडीशन में तो ये कम से कम 10d का ही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है उस चीज़ पे और भी ज़्यादा फोकस होकर काम कर सकें, और फिर आपके अलावा और भी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए तो लिखा हुआ 21 नंबर में, राइट द एक्सप्रेशन an - ak। अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है कि an - ak लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ an - ak। n का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, a + n - 1 × d, और k की जगह पे क्या होगा, a + k - 1 × d। क्यों? क्योंकि n को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखें, यहाँ के वैल्यू को, यानी कि n की जगह पे जो वैल्यू आएगा सिंपली उसकी जगह पे वो टर्म पुट कर देते जाते हैं, तो मेरे पास ये चीज़ आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द एक्सप्रेशन, इतना AP लिखा हुआ है मेरे पास में a, a + d, a + 2d, ये इस फॉर्मेट में मेरे पास में AP लिखा हुआ है। ठीक, फिर बोल रहा है हैंस फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द AP, 11th टर्म इज़ 5 एंड 13th टर्म इज़ 11th टर्म, यानी कि A11 टर्म इज़ 5 और A13th टर्म इज़ 79। मेरे पास में यहाँ तक का चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, an - ak आपका वैल्यू वो पूछ रहा है कि ये क्या आएगा, ये आने वाला क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल ही रहा है फाइंड राइट द एक्सप्रेशन इतना फॉर द AP, और AP क्या लिखा हुआ है मेरे पास में, AP गिवन है a, a + d, a + 2d के फॉर्म में आपका AP दिया हुआ है, और A5th टर्म के बारे में अगर बात करें, A11th के बारे में अगर बात करें तो वो लिखा हुआ 5 का, और A13th के बारे में बात करें तो वो लिखा हुआ 79 का। सिंपल है, इस टर्म में से अगर हम इस टर्म को माइनस करेंगे, a + d - a करेंगे, तो जो d आएगा वो तो मेरे पास में d ही रह जाएगा। यानी कि अगर इसको लिखना भी चाहें तो जो अभी भी समझ के आए थे a + n - 1 × d के फॉर्म में, इसको हम लोग सिंपली कैसे लिख सकते हैं, a
प्लस 10d इज इक्वल टू 5। इसको कैसे ले सकते हैं, a प्लस 12d इज इक्वल टू 79। मेरे ख्याल से ये दो चीज़ समझ में आ रहा होगा। और हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो पढ़ ही चुके होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं तो ठीक है, वरना क्या करते हैं कि ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को सिंपली माइनस कर देते हैं। तो जब आप माइनस करेंगे, ऑब्वियस बात है कि माइनस करते समय जैसे डिवाइड में क्या करते थे, माइनस करते समय हमेशा हम लोग साइन चेंज करते थे। यहाँ पे भी माइनस करते समय नीचे का साइन चेंज कर देते हैं। उस कंडीशन में ये दोनों कैंसिल, मेरे पास में क्या गया 10d माइनस 2d करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2d, यानी कि इसको यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2d इज इक्वल टू, इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो आएगा -74 का, माइनस से माइनस कैंसिल, और d से अगर डिवाइड करेंगे तो 74/2 कर लेने पे क्या आएगा 37 का, यानी कि d का वैल्यू आ गया आपका 37 का। मेरे ख्याल से d का वैल्यू के बारे में बात समझ में आ रहा होगा। अब ये पूछ रहा था, हालांकि इसका 2 पार्ट में आंसर लिखा हुआ, फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द AP फॉर विच, इसमें वो अलग पार्ट में पूछना चाह रहा है कि इस टर्म में बताइए कॉमन डिफरेंसेस क्या आएगा। तो इस टर्म में जो ये कॉमन डिफरेंसेस आएगा वो आएगा d इज इक्वल टू 37 का। अब हम लोग इसके फॉर्मेट में बात करते हैं कि मेरे पास ये जो AP का वैल्यू क्या आएगा जब ये AP लिखा हुआ हो। तो इसमें an की जगह पे हम लोग क्या सिंपली पुट करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी माइनस a। अब यहाँ पर माइनस स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट कर देते हैं, a प्लस k-1 इंटू डी, ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया। अब मेरे पास में यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखा हुआ a का, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ वो लिखा हुआ a का, और जिसको कॉमन डिफरेंसेस आ रहा है वो आ रहा है d का। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इस पूरे में से a को माइनस करेंगे तो d ही बचेगा, इसलिए बॉक्स बना करके ये दिखा दिया कि फर्स्ट टर्म a है, और d के बारे में बात करें तो d भी यहाँ पे d ही आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंसेस जो आएगा वो भी d के फॉर्म में ही आ रहा है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी माइनस a माइनस k-1 इंटू डी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, सिंपल से कहानी है। अब इन दोनों में और इन दोनों में d कॉमन दिख रहा है, हालांकि आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे d कॉमन आ रहा है तो d ही कॉमन ले लेते हैं। d के कॉमन लेने पे क्या बचेगा, n-1 माइनस ये, हाँ, इस माइनस को इस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +1। हालांकि कर्ली ब्रैकेट से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप यहाँ पे छोटे वाला ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, तो अभी यहाँ पे छोटे वाले ब्रैकेट का ही यूज़ कीजिए। ठीक, डी कॉमन आ चुका है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 दिख रहा है, तो पहले तो इन दोनों को काट दीजिए, यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 10 ये। यानी कि जब कभी भी आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे इसके AP के फॉर्म में, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा dn-k का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, और हम लोग फिर इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसीलिए इसको 2 पार्ट में किया गया। अगर किसी कारण से एक पार्ट में दिया हुआ होता तो एक पार्ट में ही क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरा काम है वैसे ही पढ़ाना। हम लोग, मेरा जो टारगेट है वो है कि जिस तरह से हम कोचिंग में पढ़ाते हैं उसी तरह से पढ़ाएं, बस कैमरे के सामने आकर के पढ़ाना, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो जनरली RD सिनेमा को अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो सकता है कि आपका RS अग्रवाल चल रहा हो, मगर आप इतना मेधावी हैं कि आप RD शर्मा से पढ़ना चाहते हैं या अलग अलग तरह के बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप घर में खुद ही मेहनत करें, खुद से खुद इस चीज़ पे मेहनत करना चाहते हों, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाने वाले नहीं हैं, हर एक क्वेश्चन हम बोलेंगे बनने का तरीका कैसा होगा, इस तरह की चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। घर पर आप मेहनत करेंगे तो आपका नंबर बेहतर आएगा, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ फिर आपको मिलेंगी। तो खैर, ये तो 21st का फर्स्ट हो गया। अब हम लोग 21st के सेकंड पार्ट पे आते हैं, जिसमें बोल रहा है a10 माइनस a5 इज इक्वल टू 200। तो एक खास चीज़ तो है नहीं, a10 माइनस a5 करने के लिए बोला। a10 का मतलब होगा a प्लस 90 माइनस a5 लिखा हुआ है, मतलब ये कि a प्लस 90 माइनस a माइनस, उसको लिख भी देते हैं, a प्लस 90 माइनस a माइनस 4d। इस पूरे का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो दिया हुआ है 200 का। तो इससे सिंपल मैथ कुछ हो सकता है कि ये माइनस a कट गया, यानी कि 5d इज इक्वल टू 200। सिंपली अगर यहाँ से काटेंगे तो ये 40 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि d का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 का।
हालांकि इस तरह के मैथ में केवल आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंसेस बताने के लिए, तो आप डिफरेंस बता देंगे, ये तो और भी सिंपल हो गया। इसका अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है यानी कि 21st का थर्ड पार्ट, वो बोल रहा है 20th टर्म इज़ 10 मोर देन 18th टर्म। तो ठीक है, 20th टर्म जो होगा वो 18th टर्म में 10 अधिक है। 20th टर्म इज़ 10 मोर देन इट्स 18th टर्म। तो ठीक है, 18th टर्म के बारे में तो पता ही है हम लोगों को, a + 17d। 18th टर्म को तो ये लिखेंगे a + 17d। फॉर्मूले पे भी अगर आप बेस करके करेंगे तो ये आएगा। इसमें अगर हम 10 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a + 19d का। a + 19d का मतलब हो गया ये 20th टर्म लिखा हुआ है, यानी कि a 20 का। क्या इन दोनों में से a और a कैंसिल आउट नहीं हो रहा है? अगर हम इस 19d को इस तरफ कर दें या फिर 17d को ही इस तरफ लेते हैं तो 2d = 10 यानी कि d = 5। आप क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए कभी कभी मेंटली भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ना कि ब्रेन जो है सो हर तरफ उसका विकास जो है सो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, 21st हो गया। अब हम लोग 22nd क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बोल रहा है फाइंड n इफ द गिवन वैल्यू ऑफ x इज nth टर्म फॉर द गिवन AP। ये लिखा हुआ आपके पास में क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड n फाइंड करने के लिए इफ़ द गिवन वैल्यू ऑफ x इज nth टर्म ऑफ द गिवन AP 20, 50, 75 ये वो। ठीक है, यानी कि सिंपल ये कहानी है आपके पास में कि an = a + n - 1 × d। यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है n के वैल्यू को, और x जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। 25, 50, 75, 100 ... और यहाँ पे x लिखा हुआ है। यहाँ पे सेमीकोलन देके x लिखा हुआ है और इसका पूरे का वैल्यू आ रहा है 1000 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे जो ये बोल रहा है वो ये बोलना चाह रहा है, हाँ सही है, ये x = लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लाइट अगर ब्लड हो रहा होगा तो कुछ खास नहीं है, या ... x = 1000 लिखा हुआ है। अच्छा, बोल रहा फाइंड n का वैल्यू फाइंड करने के लिए, और n किसको रिप्लेस करेगा यहाँ पे x की वैल्यू को, यानी कि ये जो an का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे वो इस तरह से फॉर्मेट होगा। an का वैल्यू आ गया 1000, और सिंपल जैसे मैथ बनता है वैसा का वैसा बनेगा a + n - 1 × d। a की जगह पे दिख रहा है 25, तो सिंपली हम लिख देते हैं a की जगह पे 25, यानी कि 1000 = 25 प्लस n तो पता ही नहीं, n - 1, और d की जगह पे क्या जाएगा 25 का। संयोग यहाँ पे ऐसा है हमारे पास में कि जो वैल्यू आ रहा है वो फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंसेस है वो दोनों सेम ही आ रहा है। अगर आप चाहते हैं, हालांकि देखिए बनाने का तरीका तो बहुत ज़्यादा है कि इसको बच्चा उस तरफ भेजेगा, फिर इससे क्या करता है माइनस, इसको आप उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करते हैं, या फिर बहुत सा बच्चा ऐसा भी करता है कि 25 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता है। मगर जो चीज़ कॉमन प्रैक्टिस में नहीं होता, हम लोग उस कॉमन प्रैक्टिस की तरफ बात करते हैं। जैसे कि 1000 लिखें = इन दोनों में 25 कॉमन ले लिए, तो मेरे पास क्या बचा 1 + n - 1। ठीक है, अब 25 से अगर हम इसको काटना शुरू करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है 40 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। क्यों? 25 4 ही 100 हो जाता है, तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि n का जो वैल्यू सिंपली आया मेरे पास में वो कितने का आ गया 40 का आ गया। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, मगर ये हर कंडीशंस के लिए वैलिड इसलिए नहीं होता क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं कि दोनों सेम आएगा, या इन दोनों के ये ऐसा हो सकता है ये 25 हो जाए 27 हो जाए, तो उस कंडीशन में तो कॉमन आएगा नहीं, फिर तो आपको लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस जो होता है वो तो करना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं आपके पास। मगर हाँ, जहाँ तक हो सकता है वहाँ पे हम लोग इस तरह की कॉमन अप्रोचेस के बारे में भी बात करते चले जाएंगे। तो आपके पास में n का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 40 का, n = 40, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला भी कई जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ वो सेम ही पैटर्न पे बनने वाला है। तो एक दो पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उस उम्मीद करते हैं वो तो आप खुद बना ही लेंगे। और बार बार बोल रहे हैं कि आपके पीठ पीछे बिल्कुल हम खड़े हैं, किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट का ज़रूरत होगा तो व्हाट्सएप मैसेज से ले करके कमेंट्स करने तक हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि किसी कारण से RD शर्मा है नहीं तो हम कर नहीं पाएँ, या फिर किसी तरह का आपके मन में कोई मलाल रहना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि -1, -3, -5, -7 ... वही x = -151। तो सेम ही कहानी है, उसमें x के बारे में बात जरूर कर रहा है मगर उसको रिप्लेस कर दे रहा है an से, और an का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ -151 का। आपको बहुत सिंपल तरीके से इसी तरीके से बना लेना है।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 1/2। इसको शायद बना के एक बार दिखा भी दे, हो सकता है कि आंसर नहीं आना, घबरा जाना, ये एक अलग कहानी है, मगर बने ही नहीं ये एक अलग बात है। 1/2 22 यहाँ पे लिखा होगा वापस से x सेमीकोलन दे करके, और ये है 550। यहाँ पे क्या करना है कि मेरे पास में फर्स्ट टर्म निकाल लेना है, यानी कि फर्स्ट टर्म निकाल के लेना, ये तो पहले से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका। 5 2 10 + 1 11/2 यानी कि 5.5। बहुत से बच्चे इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, यानी कि 0.5 आ गया। 5 में 0.5 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5.5 आ जाएगा, तो भी ठीक है। और या चाहें तो आप तो इसको वैसे का वैसे ही छोड़ सकते हैं, तो जैसा आपका मन करे वैसे सॉल्व कर लेना है। 5 1/2 ये हो गया फर्स्ट टर्म। डी के बारे में बात करें तो 11 - 11/2 कर देते हैं यहाँ पे। चालाकी क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि 5 2 10 + 1 11/2 होगा। तो मेरा कहने का मतलब हर एक तरह का चीज़ एक में ही अगर दिखाया जा सके तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब आप ये सोच करके देखिए कि 11/2 है और यहाँ पे 11 है, तो अगर हम 11/2 एक और बार ऐड कर देंगे इस पूरे के पूरे टर्म में, तो जब करके वो 11 के इक्वल होगा। तो क्या करते हैं इस कंडीशंस में, ये तो हो गया मेंटल तरीका जिससे आप इस तरह के अप्रोचेस को सॉल्व करना की तरफ बढ़ेंगे। मगर उस कंडीशंस में क्या, जब आपको ये चीज़ समझ में ना आ रहा तब तो सिंपल है, 11 2 22 - 11 11/2 आएगा। तो अभी भी इसी के बारे में मैं बात कर रहे थे कि 11/2 है लिखा हुआ और एक 11/2 चाहिए जाकि वो 11 हो जाए। ठीक, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा कि 11/2 वापस इसका क्या आ जाएगा, यानी कि डी, यानी कि डिफरेंसेस आ जाएगा। आप सॉल्व भी करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो भी वो सही है, हालांकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन है, हिडन है। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ माइनस तो आपको माइनस ही करना होगा। 11 2 22 - 11 यानी कि 11/2 का। ठीक, ये 16 1/2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से फॉर्मूला लिख लेते हैं। an = a + n - 1 × में d। और an का जो वैल्यू लिखा हुआ वो लिखा हुआ 550 का। सिंपल कहानी, 550 a की जगह पे। अब यहाँ पे 11/2 है तो 11/2 इसलिए लिख देते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि कॉमन डिफरेंसेस में अगर हम कुछ ले सकें तो 11/2 दिख रहा है, तो यहाँ पे a की जगह पे 11/2 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे लिखते हैं n - 1 और d की जगह पे क्या आ गया 11/2। संयोग ऐसा है कि हम जिस दो क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं वो दोनों में ही कॉमन डिफरेंसेस दिख रहा है, तो इसी अप्रोचेस की तरफ पढ़ते हैं। वैसे आपका जो फेवरेट तरीका होगा उस तरफ जा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बचेगा 1, क्योंकि इस जगह से तो ये 1 यहाँ पे आ गया, तो इस पूरे की जगह पे क्या बचा रहेगा 1 + n - 1, क्योंकि यहाँ से तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, ये भी बाहर आ गया, तो ये अंदर कहीं के बचेगा। और वैसा बात है कि यहाँ से ये और यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा। हम लोगों को ये पता है कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो 11 5 55, और 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यानी कि n का जो वैल्यू आया वो आ गया 100 का। और वैसे भी अगर मान लीजिए ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, समझने में दिक्कत आ रहा है, तो जैसा बनाते हैं वैसा का वैसा बनाइएगा। इस जगह से चेंज कर लेते हैं, लिख सकते हैं 500 × 2/11 = n। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 550 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 550 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 550 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 11 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये नंबर यहाँ आएगा तो नीचे में आ गया। वही कहानी तो बार बार सेम ही आएगा ना 50 टाइम्स में, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, वापस से 100 का आ जाएगा। ठीक, तो ये सब बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जो हम लोग बचपन में सीखे होते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। और इसी तरह का छोटा छोटा कैलकुलेशन अगर आप एग्ज़ाम्स में ठीक कर लेते हैं तो इसमें आपको मैथ्स का एक बेनिफिट तो ये मिलता है कि नंबर बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि प्लस माइनस का जनरली गलती है। खैर, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो बोल रहा है 1, 21/11, 31/11, 41/11, ... सेमीकोलन देखिए x = 171/11। तो यही करने से n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग जो होगा वो हम लोग अब तक में बेसिक्स के बारे में पूरी तरह से बात कर चुके हैं। अब हम लोगों को बस इसका एप्लीकेशंस कैसे क्या होगा, थोड़ा सा एडवांस कैसे मैथ जाएगा, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, या आने वाले टाइम पे, क्योंकि एपी आपका कभी पीछे छोड़ेगा ही नहीं। ये सीरीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अगर आप कभी भी रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन लिखेंगे या फिर 11th क्लास में जाकर के अगर आप अप्लाइड मैथ लेते हैं तो वापस से ये आपको जो है सो पीछे नहीं छोड़ने वाला, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए खास करके। और अगर आप साइंस लेते हैं तो खैर उसमें आपको सीक्वेंस एंड सीरीज तो चैप्टर ही देखा हुआ, उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा फिर से। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। बोल रहा है द 18th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ हाफ इट्स सेकेंड टर्म, सॉरी 18th नहीं 8th टर्म लिखा हुआ है। 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ हाफ, तो A8, जैसे A8 बोले आपके दिमाग में ये चीज़ अब क्लिक कर जाना चाहिए कि A8 का मतलब होगा A + 7D इज़ इक्वल टू 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द 11th टर्म एक्सीड्स, और 11th टर्म के बारे में बोल रहा है एक्सीड्स बढ़ जाता है किसमें 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म। तो A 4th में का निकालेंगे 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाई 1 से बढ़ जाता है। फाइंड करना है 15th टर्म की, 15th टर्म की वैल्यू क्या आएगी। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे लिखेंगे A + 7D इज इक्वल टू हाफ ऑफ A + D। 1D लिखने का 1 से पहले D का कोई मतलब खास बना नहीं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जैसे ही करेंगे आपको ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में ये चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, सेम कहानी इसका भी है, मगर हाँ इसमें एलसीएम लेते समय पहले इसको इसकी तरह डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर आप इन दोनों के एलसीएम लेने में गलती करेंगे तो फिर ये गलत मैथ बन जाएगा। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, उसके बाद 3 को उस वाले टर्म से यानी कि A + 10D से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा मैथ। जैसे ही लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में मैथ आएगा आपको कुछ नहीं करना, उसको सिंपली सॉल्व कर देना है। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है फाइंड द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि AP फाइंड ही करना है हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म है लिखा हुआ 16 का, यानी कि A3 इज इक्वल टू 16, ये लिखा हुआ ही ए थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, थर्ड टर्म 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स इज 5th टर्म बाई 12। और जो 7th टर्म होगा वो क्या होता है 5th टर्म में कितना बढ़ जाता है 12 बढ़ जा रहा है। उसके 5th टर्म में क्या होगा 7th टर्म जो होगा वो 12 बढ़ जाएगा। तो इसको इस फॉर्मेट में, तो जैसा आप इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 32। सेम ही कहानी है मेरे ख्याल से। 7th टर्म ऑफ एन AP इज 32, यानी कि A + 6D इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है। 13th टर्म इज 62, यानी कि A13 इज इक्वल टू 62 लिखा हुआ है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में AP बोल रहा था फाइंड करने के लिए, तो पहले A निकालेंगे, D निकालेंगे और फिर AP का सीक्वेंस यानी A पहले उसमें D को ऐड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कहानी इसके साथ में था क्वेश्चन नंबर 24 में। 25th जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है A7 का वैल्यू ये लिखा हुआ है और A13 का जो वैल्यू है वो 62 लिखा हुआ, फाइंड द AP। इसमें भी वही काम करना है, A + 6D, सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको किसी कारण से दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे इसको एक बार लिख के बता दे रहे हैं। A + 6D इज इक्वल टू 32 और A + 12D इज इक्वल टू 62, 32 62। ठीक है, अब माइनस करेंगे, इसके बारे में पहले बात कर चुके। तो माइनस करते समय क्या होगा नीचे का साइन चेंज, ये कैंसिल आउट। माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और हमेशा साइन बड़े का लिखेंगे। ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -30, माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू क्या आ गया 5 का। अब D के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा 5 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 30, ये इस तरफ जाएगा तो A का वैल्यू कितने का आ गया 2 का, यानी कि A इज इक्वल टू जो वैल्यू आ गया वो आपका 2 का आ गया। A निकल चुका इस जगह से और D निकल चुका। अब AP बोल रहा है तो 2 + 5 7 + 5 12 + 5 17, इस तरह से आगे की तरफ डॉट 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 लगा देंगे, यह बन जाएगा आपका AP के फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटे से क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये लगभग ये उम्मीद करके बैठ रहा हूँ कि आप डायरेक्ट जंप तो नहीं करेंगे ना, वरना आपको AP समझ में कैसे आएगा। अगर आप सब कुछ छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो समझ में AP के बारे में क्या समझ पाएंगे फिर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है 26 नंबर पे
विच टर्म ऑफ AP 7th 10th 17 विल 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। अब आपके पास में टर्म पूछ रहा है और AP क्या लिखा हुआ 3:10 डॉट 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 विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म, यानी कि पहले तो हम लोगों को निकालना होगा A 13th। ठीक है, ये A लिखा हुआ है, इसमें 84 को ऐड कर देंगे, तब बताना है कि मेरे पास n का वैल्यू क्या आने वाला है। तो आपके पास में AP के जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ वो तो लिखा हुआ 3 का, नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ 10 का, यानी कि A लिखा हुआ 3 का। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, A प्लस ये आगे 12D प्लस 84, ठीक, इज़ इक्वल टू बेसिकली क्या निकालना है, AN इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी का। ये इसीलिए क्योंकि अगर हम इस AN को हटा दें, ठीक है, इस वाले इक्वल टू को भी हटा देते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में मैथमेटिक्स में कभी दो इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ करते, वरना हम लोग को इस तरह का इम्प्लाइज टू का साइन देना पड़ता है। तो खैर इसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे, पहले तो ये समझते हैं यहाँ पे कि आखिर चल क्या रहा है। हम लोगों को पूछ रहा है इस वाले वैल्यू से ये वाला वैल्यू क्या आएगा, दोनों इक्वल आएगा, जिसमें से ये बताना है कि n का वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे कैलकुलेशन को अगर एक लाइन में कर सके तो ये देखिए, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 12D, 12 इंटू 7, क्योंकि 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 ही आ रहा था, प्लस 84 इज इक्वल टू n-1, और D की जगह पे वापस से 7 है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 7 कर देते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो तो ये समझ में आ रहा होगा कि 12 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 ही आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 12 इंटू 7 वापस से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं देखिए, 12 थोड़ा सा एडवांस तरीके से बताते हैं, 1 यहाँ इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे 1 और डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, +1 भी कर देते हैं, इज़ इक्वल टू n, ताकि ये समझ में आ सके कि यहाँ पे जो लिखा हुआ n के साथ में माइनस था वो अब उस तरफ चला गया। सिंपल है ना, ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 1 + 1 क्या आएगा, 2। 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24, और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो n का वैल्यू आपके पास में क्या आ गया, n इज़ इक्वल टू 25 का। यानी कि मेरे पास में जब n का वैल्यू 25 आएगा तब जा कर के ये बोलेंगे 13th टर्म में जब भी हम 84 को ऐड करेंगे तो मेरे पास में ये जाकर वैल्यू बनेगा। हालांकि ये तो बहुत सिंपल तरीका था, बहुत सिंपल तरीके से बताया गया। आप इसको एग्जाम्स में बना के आएंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो समझ में जल्दी आएगा, क्योंकि एक लाइन में ही सारा काम हो गया। कैलकुलेशन भी देखिए कितना शॉर्ट करके बताया गया है, तो कैलकुलेशन भी शॉर्ट हो गया। तो जैसे जैसे कैलकुलेशन शॉर्ट होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है ना कि गलती की पॉसिबिलिटीज़ को भी हम लोग कम कर जाते हैं। तो गलती की पॉसिबिलिटीज़ कम क्या मतलब, आपका नंबर बढ़ना ही बढ़ना है फिर तो। अगर आप चाहते हैं इसको लॉन्ग तरीके से बनाना तो वैसे बात है, इसको बना सकते हैं। पहले क्या करना होगा आपको, पहले आपको इस तरीके से, यानी कि जो टर्म लिखा हुआ A 13th निकालना होगा। A 13th कैसे निकालेंगे, A + 12D, A की जगह पे 3 और D की जगह पे क्या पुट करना है, 7। उसमें क्या ऐड करेंगे, 84 ऐड कर देंगे, तब जो रिजल्ट आएगा उसको इज इक्वल टू n होगा, और an की जगह पे इस पूरे वैल्यू को रखने के बाद लिखेंगे फॉर्मूला A + n-1 इंटू D, और फिर A की वैल्यू को पुट कीजिए, फिर D की वैल्यू को पुट कीजिए और फिर बनाइए। जनरल तरीका जो मैथमेटिक्स का चलता है वो बच्चा इसी तरीके से बनाता है, मगर कुछ एडवांस तरीके से बताने के लिए इस तरीके से आपको बता दिया गया। 27th नंबर में पढ़ते हैं, हालांकि NCERT का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 27th में बात करें अगर तो लिखा हुआ है 2 AP, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस। 2 AP हो सकता है, मान लीजिए कोई टर्म है मेरे पास में 1 3 5 7 और कोई AP है 2 4 6 8, तो उसका कॉमन डिफरेंसेस सेम हो सकता है, मगर उसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों डिफरेंट हो सकता है। ऐसे AP तो पॉसिबल नहीं है, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकता है, हज़ारों लाखों इन्फिनिट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो खैर बोल रहा है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो यहाँ पे ये था कि मेरे पास में जो फर्स्ट टर्म होगा वो सपोज कर लेते हैं A से स्टार्ट होगा, और जो दूसरा टर्म होगा वो B से स्टार्ट होगा। इसको बोल देते हैं AN इज इक्वल टू ये नंबर, और इसको बोल देते हैं BN इज इक्वल टू ये नंबर, इसको बोल देते हैं BN। ठीक है, ऐसे क्यों, हैव सेम कॉमन डिफरेंसेस, सेम, इन दोनों के बीच के जो कॉमन डिफरेंसेस है वो सेम लिखा हुआ है। और n क्या लिखा होगा यहाँ पे, सेम है या डिफरेंट है, एक सेकेंड। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस बिटवीन 100th टर्म। ऑब्वियस बात है कि इसमें 100 टर्म के बारे में पूछ रहे हैं, तो n को दोनों से जगह पे हम रिप्लेस अगर करेंगे भी m और n लिख करके भी, तो यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू जो आएगा वो 100 ही आएगा, क्योंकि 100 टर्म के बारे में बात चल रहा है। और
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होगा इसका n-1 इंटू डी। हम लोग को 100 टर्म के बारे में बात कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, m को n से रिप्लेस भी कर सकते हैं, मगर बात चूँकि 100 टर्म के बारे में ही हो रहा है तो हम लोग हमेशा इसको एज इट इज रहने देते हैं, n-1 इंटू डी। अब जनरली करना क्या है कि मेरे पास में ये तो फॉर्मूला के फॉर्म में हो गया। अब इन दोनों को 100 टर्म पे लेके आना है, यानी कि a100 इज़ इक्वल टू a प्लस 99d, और यहाँ से b100 अगर बोलेंगे निकालने के लिए तो ये आ जाएगा b प्लस 99d का। और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो माइनस करते समय अभी बताएं कि नीचे का साइन चेंज में क्या है कि बार बार जो आ रहा है मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होता तो यहाँ पे हम लोग प्लस साइन देते, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि a100 माइनस b100 इज़ इक्वल टू a माइनस b। आपका 100 टर्म का जो के बारे में जो बात चल रहा था यहाँ पे, वो बोल रहा है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस बिटवीन 100 टर्म इज 100। और 100 टर्म का जो डिफरेंसेस दिया हुआ है वो लिखा हुआ 100 का। ये ऐसा चीज़ है जो मेरे पास में गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये गिवन है, तो ये भैया गिवन दिया हुआ आपके पास में, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। डी दोनों के पास में सेम था, इसलिए डी को सेम ही लिखेंगे, चाहे वो कोई भी नंबर लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी सेम नंबर आएगा, इसलिए डी को लिख के काट दिया गया। अब क्या करना है, 1000 टर्म के बारे में पूछ रहा है, तो a 1000 सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू a प्लस 999d। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इसमें से हमेशा एक कम यहाँ पे नंबर आएगा। और b 1000 के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो लिखेंगे b प्लस 999d, माइनस कर देते हैं, साइन चेंज, ये वापस है कैंसिल, क्या आ गया आपके पास में, a 1000 माइनस b 1000 इज इक्वल टू a माइनस b। और a माइनस b का वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है पहले से, जो हम लोग ये किए हुए वो आया है वो 100 का। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, कि हम लोग ये इसको ऊपर बना के देख चुके हैं। आप चाहें तो रेफरेंस ले सकते हैं उस जगह से और ये चीज़ समझ सकते हैं कि आखिर ये आया तो आया कैसे, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में अब आ गया होगा कि इस तरह का, हालांकि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और वैसे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्स वगैरह में आते रहता है। कम से कम जो मेरा यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं धनबाद वगैरह में, धनबाद में जो पढ़ा रहे हैं उस जगह के अधिकतर स्कूल्स में तो देखा ही जाता है, चाहे वो GGPS ले लीजिए, DPS हो, DAV हो, राजकमल हो, या कोई और स्कूल ही क्यों ना, तो ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एन AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are AP are equal for what value of n the nth terms of an AP। मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ वो लिखा हुआ 63, 65, 67 का, और दूसरी तरफ जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 3, 10, 17 का। डॉट 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 का मतलब जनरली इन जनरल 3 डॉट का मतलब होता है कि उसके आगे नंबर बढ़ रहा है, मगर इतने ज़्यादा छोटे छोटे डिटेल्स पे कभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 3 डॉट 4 डॉट जो मन करे वो लगाइए, बिंदास हो गए, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एन AP इतना इक्वल, दोनों का nth टर्म बोल रहा है इक्वल होगा, तो पहले nth टर्म निकाल लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे क्या दिख रहा है 63, n की जगह पे क्या दिख रहा है n माइनस 1, और d की जगह पे क्या दिख रहा है 2। सिंपल है, 65 में से 63 को माइनस करेंगे तो d की जगह पे क्या आना, 2 ही आना। तो क्या लिखेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि 61 प्लस 2n। ये तो इधर से निकल गया। एक और तरीका से बता देंगे इसको थोड़ी देर में, bn इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं b प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कैपिटल डी कर देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम हम लोग b को सपोज कर लिए हैं और d से हो गया कॉमन डिफरेंसेस, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंसेस तो अलग अलग आने वाला, इसीलिए ऐसा किए हैं। b की जगह पे क्या लिखे 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे 7। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इन केस अगर बोले तो 7d 7n, इसको इससे मल्टीप्लाई किए माइनस 7, यानी कि 7n माइनस 4, ये आ गया इसका वैल्यू। दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि nth टर्म दोनों का इक्वल लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको बोल दे फर्स्ट और इस वाले को बोल दे सेकेंड, तो भाई लिखने का तरीका जो होगा वो आप ऐसे ठीक कर लीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 61 प्लस
2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। जो नंबर जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा ही लिखना, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 7n माइनस 2n, यानी कि 7n से अगर हम 2n को माइनस करेंगे तो सिंपली लिख देते हैं 5n। ये +4 अगर इस तरफ जाएगा, सॉरी -4 जब उस तरफ जाएगा तो +4, 61 + 4 यानी कि 65। सिंपली अगर काट कूट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा 13 5 से 65। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए। तो खैर मेरे पास में n का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया 13 का। अब देखिए जब आपके पास में n का वैल्यू आ गया है 13 का तो बस हो गया। ये पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन को वापस एक पढ़ दे रहा हूँ ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ये और ये दोनों का इक्वल आएगा ये बताना है। तो nth का जब 13th टर्म पे बढ़ेंगे आप 3 10 17, फिर क्या आएगा 7 ऐड करेंगे, सॉरी हाँ 7 इसमें ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। इस तरह से आप आगे की तरफ बढ़ें और इसमें 67 के बाद 69, ये धीरे धीरे नंबर क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है, मगर ये 2 के गैप में बढ़ रहा है और इस 7 के गैप में बढ़ रहा है। तो ये 13th टर्म के बाद जो इन दोनों का नंबर आएगा वो दोनों का नंबर सेम आने वाला है। तो 28th नंबर जो क्वेश्चन था वो हो गया। हाँ ये तो था मेरे पास में एक ऐसा तरीका जो बहुत लेंदी मेथड हो गया ना, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, समझते हैं कि कैसे आखिर सिंपल किया जा सकता है। क्योंकि बनाने के लिए तो हर एक बच्चा ठीक है इस तरह से बनाता ही है, वो बनाएगा ही बनाएगा, मगर अगर आप एक मैथ को 2-3 तरीके से सॉल्व नहीं किए मेरे साथ पढ़ के तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे समझते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप यहाँ से an निकालेंगे और यहाँ से अगर आप bn निकालेंगे तो an इज इक्वल टू bn। ये आपके पास में क्या है गिवन वैल्यू है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ही वो बोल रहा है। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे, उसमें कैपिटल इस तरफ किए थे यहाँ पे कैपिटल इस तरफ कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू b प्लस n माइनस 1 और स्मॉल डी यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कि दोनों के डिफरेंसेस को d को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग कर दिए। दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग से रिप्रेजेंट कर दिए। n दोनों का सेम होगा तो n को दोनों जगह पे सेम रखा गया है। सिंपल है। a की जगह पे 63 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे क्या आ रहा है 2। इस b को या इस पूरे के पूरे टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं अभी थोड़ा देर में समझेंगे। तो माइनस b हो जाएगा क्योंकि प्लस b है, इक्वल टू किस तरफ जा रहा है तो माइनस b होगा। और माइनस b की जगह पे फर्स्ट टर्म जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ 3 का तो 3 लिख देंगे माइनस n माइनस 1 तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। और d इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंसेस के बारे में बात चल रहा है तो ये लिखा हुआ 7 का तो 7 लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चालाकी ये करना है कि n माइनस 1 यहाँ पे भी है, n माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। या आप चाहें क्यों करते हैं ऐसा, इन दोनों को तो ऐसे लिख सकते हैं ना 60 प्लस n माइनस 1 कॉमन ले लिए इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो आपके पास क्या बचेगा 2। ये माइनस n पे ध्यान देना है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस पूरे के पूरे टर्म को अगर हम इक्वल टू किस तरफ लेके आ जाए, इक्वल टू किस तरफ लेके आ जाएंगे समझते हैं, पहले एक करके बनाते हैं। 60 प्लस n माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस ये -5 का मतलब ये होगा कि बेसिकली ये -5 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है अपने आप, कर रहा है अपने आप को। तो जब ये माइनस पूरा का पूरा टर्म अगर इस तरफ जाएगा उठ करके तो आपके पास में क्या बचेगा 60 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5 और 5 से अगर हम इसको काट दें, ठीक है, तो 12 टाइम्स में 12 5 60 और माइनस 1 जब उस तरफ जाएगा यानी कि n इज इक्वल टू 13। ये आपके पास में एक लाइन मतलब बहुत कम कैलकुलेशन के अंदर ही क्या होगा ये बन जाएगा। मगर हाँ इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा पहला, और थोड़ा सा आपको दूर तक देखने का नज़र होना चाहिए, पारखी नज़र जिसको बोल सकते हैं, ताकि जिसके बेसिस पे आपका ये इस तरह का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है जैसे कि इससे पहले हम लोग एक 84 वाला यानी क्वेश्चन नंबर जो 26 बना रहे थे उस पर सॉल्व किए थे। मेरे ख्याल से ये तरीका बिल्कुल थोड़ा बहुत नया होगा, नया तो क्या ही होगा
बनाने वाला तो ऐसे इससे भी अच्छे तरीके से बना सकता है। एक दो तरीका और है, मगर आप अगर इस पर कंफर्टेबल होंगे तभी उस तरफ हम लोग बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो कमेंट्स करते जाइए और फिर एक एक वीडियो इस बारे में बना के आपको पर्सनली ये कर देंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखिए इसके बारे में केवल कॉन्सेप्ट को समझ लेना पहले है कि 4 का टेबल में बहुत आसान है कि 12 पहले टाइम से आएगा। 10 से लेके बोल रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेके 250 के बीच में, 10 से लेकर के 250 के बीच में आपके पास में कितना ऐसा नंबर होगा जो 4 से मल्टीपल होगा। तो जनरली बच्चा 4 के केस में तो बहुत आसानी से बोल दिया क्योंकि उसको 4 का टेबल पता है, 4 से 12 होगा। मगर बनाने का तरीका क्या होता है यहाँ पर डिवाइड करके बताते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह का फॉर्मेट सीख गए तो वो हर जगह हर समय काम आएगा। यहाँ पे लिखिए 10, 4 2 8, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। बेसिकली 12 आ कैसे रहा, जब भी बच्चे से ये पूछा जाता है तो वो बता ही नहीं पाता। जनरली केस में हर बच्चे के बारे में तो ऐसा नहीं बोल सकते, मगर कुछ बच्चा ऐसा होता है जो बोल नहीं पाता कि 12 कैसे आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस, बहुत सा बच्चा तो बोल देता है नीचे में यहाँ पे इस 2 को दे करके इस 2 को ही ऐड करना वहाँ पे, तो समझते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस आएगा हमेशा वो क्या होगा, इस डिफरेंसेस को बोलेंगे जो नंबर निकल के आया। ये निकल के क्या आया 2 को, इसी नंबर को अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास में फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा कुछ पढ़ने को मिलेगा जिसमें ये बोलेगा 3 डिजिट का वो संख्या बताइए, वो मिनिमम डिजिट बताइए जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या या मिनिमम नंबर जहाँ से वो स्टार्ट होगा वो तो 100 होगा। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, यहाँ पे क्या आएगा 2। अब इस 2 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, दोस्तों ऑल उठता नहीं होगा। क्यों, जो बच्चा यहाँ पे इस चीज़ को देख करके बोल रहा था, यहाँ पे काट भी दे रहे हैं ताकि इस समझ में आ सके भैया ऐसे डिवाइड नहीं होने वाला। जो बच्चा ये बोल रहा था कि इसको इसमें ऐड कर देंगे, इसी संयोग था महज, संयोग से आपका तुक्के से क्वेश्चन सही होगा तो दिक्कत ही नहीं है। मगर अगर ये गलत होगा तो वास्तव में आपके ऊपर चोट तगड़ा होगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का गैप वो कितने का दिख रहा है, 5 का दिख रहा है। इस 5 को इसमें अगर ऐड करेंगे तो आएगा 105 का, और 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 7, 3 कैरी, 3 5 35 और 7 5 35, 15 7 105 ऐसे भी होता है। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लिए हैं, ये केवल उस केस के लिए था जिसमें नंबर कम से अधिक की तरफ बढ़ रहा होगा। अगर ये पूछा जाता, इस वाले केस को समझिए कि 3 डिजिट का वो संख्या बताइए जो मैक्सिमम नंबर में आएगा, जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 1000 ले सकते हैं आप, या नहीं 3 डिजिट में तो खैर 1000 नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर 999 ले लीजिएगा। 199, 7 से डिवाइड कर दिए, 7 1 7, 29, 7 4 28, 1 9, 7 2 14, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। इस 5 को अगर आप इसमें माइनस करेंगे, कम जाना है ना, तो यही मेरे पास वो 5 बढ़ा हुआ 5 है जिसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 994। और एक बार 994 को डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से कि क्या वो 7 से डिविजिबल है भी या नहीं है। 7 1 7, 2 कैरी, 7 4 7 2 क्योंकि 28 था ना, 7 1 7, 2 9 आ गया, 7 4 28, 1 कैरी रहेगा, 7 2 कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह से। इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक और बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये समझ में पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि कहीं कॉन्सेप्ट बचा न रह जाए। देखिए पहला वाला जो पार्ट बोल रहा है उसमें ये बोल रहा है कि आपको नंबर कम दिया गया है, इसके बाद कौन सा नंबर होगा। जिस कंडीशंस में ऐसा कुछ पूछ दिया जाए, या आप ये याद करेंगे ना कि 9th में 8th में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला होगा कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, ऐसा करके कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 10 विच बिन डिवाइडेड बाई 4 या 5 या समथिंग विच इज़ परफेक्ट डिविजिबल। व्हाट मस्ट बी एडेड जब बोला जाता होगा तो भी हम लोग सेम काम ही करते हैं, ठीक है। और जब ये सेम काम करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को इसमें ऐड कर देते हैं। सेम कहानी यहाँ पे भी है, व्हाट मस्ट बी एडेड होगा ना, क्योंकि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जो डिविजिबल हो जाएगा। तो उस तरह के कंडीशंस में हमेशा हम लोग इन दोनों के बीच का, यानी कि डिवाइज़र और रिमाइंडर के बीच के गैप को इसमें ऐड करते हैं। ये सिंपल तरीका है।
अगर आप चाहते हैं कि जिसमें व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड के बारे में बात करें कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड ऑन 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, तो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है 3 डिजिट का, ये हो सकता है। अगर मैक्सिमम नंबर के बारे में बोलेगा तो ये हो सकता है। इसमें से हम 5 मेरे पास में क्या बढ़ा हुआ दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करने बोला यानी कि कम जाने के लिए बोला, खुद ही बोल रहा है चीख के कम जाइए। तो कम जाने के केस में डायरेक्ट ही हम लोग क्या करेंगे, नंबर को कम कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये मैथ बनना था, ये बन जाएगा। तो खैर आपके पास में अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन कितना 10 से लेकर के 250 के बीच में। तो पहला नंबर आपको देखिए 12 का, और अगला जो देखेगा 4 का डिविजिबिलिटी का एक और रूल ये भी बोलता है कि अगर उसका 2 डिजिट, मान लीजिए लिखा हुआ नंबर है 250, इस लास्ट का 2 डिजिट नंबर अगर हम 4 से डिविजिबल करेंगे और ये डिविजिबल होगा तो ये नंबर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये नंबर आसानी से 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 से तो डिविजिबल होगा नहीं कभी भी, तो इसका आंसर 248 के आसपास आएगा, यही आएगा इसका। यानी कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, मल्टीपल पूछ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि जो भी नंबर होगा वो 4 के मल्टीपल में ही बढ़ेगा, तो कॉमन डिफरेंस इस 4 का लिखा हुआ है। लास्ट नंबर जो आपके पास में लिखा हुआ है वो 248 का, ये एन दिया हुआ है, एन का वैल्यू फाइंड करना। अब अगले क्वेश्चन पे देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन सही क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। बहुत सिंपल तरीके से पूछा, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ समझ में आ गया होगा, तो वो बन ही जाएगा। 31 में बोल रहा है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 8, 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। ये वही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हम लोग जो 84 वाला एक क्वेश्चन बनाए थे 26 वाला नंबर का, सेम ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो वो लिखा हुआ है फाइंड द टर्म ऑफ AP इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 9, 12, 15, 18 विच इज़ 39 मोर देन इट्स 36th टर्म। सेम क्वेश्चन। फिर बोल रहा है फाइंड द 8th टर्म ऑफ एन AP 7, 10, 13 डॉट 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 184। तो सिर्फ 8th टर्म फाइंड करने बोला फ्रॉम द एंड से। देखिए फ्रॉम द एंड के बारे में शायद डिस्कस किए हैं, तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द एंड बोल रहा है 7, 10, 7 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, डॉट 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 नंबर लिखा हुआ 184 का। बहुत स्मार्टली प्ले करना है। हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट को हिलेंगे डुलेंगे प्लस माइनस 1 का, इसमें क्या होगा +1 ऐड करने वाला, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर ये चक्कर है क्या। ये काम करते पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये चक्कर है क्या। मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपसे पूछा कि लास्ट से 4th पोजीशन पे कौन आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे कौन आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, 4th पोजीशन के बारे में बात किया तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A + n - 1 × D। A की जगह पे क्या दिख रहा है 1, n की जगह पे क्या दिख रहा है n - 1 और D की जगह पे क्या दिख रहा है 1। ये क्यों लिख रहे हैं अभी एक सेकंड में आपको बात समझ में आ जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि आपको शायद छोटा लिखने की वजह से भी दिख रहा होगा साफ साफ। और अब हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको पूछ रहा लास्ट से 4th कौन सा आएगा। अब यहाँ पे 4 रख के देखते हैं कि आखिर मेरे पास में रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो A4 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे 4 करेंगे, वहाँ 4 करने का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे 4 करेंगे, यानी कि A4 इज इक्वल टू, इसको करना क्या 1 प्लस A4 निकालना था तो सिंपल हो गया इसका 3, यानी कि 4th टर्म आएगा। ये 4 दिख गया A4 के कंडीशंस में। अब यहाँ पे एक चीज़ को और समझिए, 3 + 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात को समझते हैं चीज़ों को कि कैसे क्या क्या चल रहा है। दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये नंबर लिखा हुआ है। लास्ट से 4th टर्म, इसमें भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, इसमें 5th टर्म कर लेते हैं। 5th टर्म के बारे में 4th में क्या था यहाँ पे 1, 2, ये 4th बिल्कुल बीच में आ रहा था ना, 3, 3, 6। इसमें करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। उस वाले में तो एक बार जगह पे जैसे हम लोग बोले थे कि मैथ में कभी कभी तुक्का भी काम कर जाता है, तो इसी वजह से क्या होता है कि कभी कभी आपका मैथ सही हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th टर्म के बारे में बात करते हैं। तो A5 इज इक्वल टू, ये समझे होंगे 4D लिखेंगे,
ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 4 और डी की जगह पे क्या दिख रहा है 2, यानी कि 2 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो आपके पास नंबर क्या आ गया 10 को। बताइए समझ में। आप जो यहाँ पे ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस तरफ से, और फॉर्मूला लिख रहे हैं सिंपल सा। वहाँ पे संयोग ऐसा था कि वो बन गया क्योंकि डिफरेंसेस उसको सेम ही दिख रहा था। जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि मैथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुक्का भी काम कर सकता है। इस केस में क्या आ गया 10 आ गया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सर यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है कि 10 तो ठीक है, सेकंड दिख रहा है, तो क्या हम पूरे नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर लें पहले पूरे नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर लें। तो यहाँ पे चलिए 6 टर्म दिख रहा है, तो मुझे ये पता लग गया 6 टर्म आ गया। पूछ रहा था यहाँ पे 5th टर्म के बारे में, तो अगर ये फिफ्थ टर्म के बारे में अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म लिखा हुआ 6 का और पूछ रहा है 5th टर्म के बारे में, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि निकालने के लिए 6 - 5 कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। देखते हैं 6 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट, तो ये निकलेगा फर्स्ट टर्म, मामला फिर गड़बड़ आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ये याद रखिए कि ये काम टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद दो तरीक़े से बता देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि n निकालने के बाद माइनस कर देना है आपको उस टर्म के वैल्यू को जिसके बारे में पूछा गया। 5th पूछा तो 5 को माइनस कर दिए, और उसके बाद जो नंबर निकल के आएगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे। हमेशा ये याद रखिए, उस नंबर में क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे और फिर ये बताएंगे कि वो नंबर क्या आएगा। शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, तो एक जो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है इसी को 2 तरीके से बना के समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरे पास में यहाँ से हम लोग क्या निकालने बोला गया, पहले ए निकाल लेते हैं, यानी कि a प्लस n-1 इंटू में d। 184 लिखा हुआ है, लिख दिए। a के 1 के 7 प्लस n-1 और d की जगह पे 3। अब यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, इस तरह के कंडीशन में इस 7 को उस तरफ भेजते हैं, यानी कि 184 में से 7 माइनस कर देंगे। तो सिंपली है, इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद 7 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा 177 का वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, इस 3 को भी इस तरफ से भेज देंगे, ये 3 इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड के फॉर्म में आएगा, इज इक्वल टू n-1। 7 + 7 14 + 1 15, यानी कि 3 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नंबर क्या है 15 और 3 के टेबल में 15 आता ही है, तो उसको सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 5 3 = 15, 2 7 9 टाइम्स में, और ये इस तरफ जाएगा तो n का वैल्यू क्या आ गया 60 का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया आपका इस तरफ से, यहाँ से लेके जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 60 का। अब से पूछ रहा था फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा 8th टर्म पूछ रहा था अंतिम से, तो इस 60 टर्म में से क्या करेंगे 60 - 8 करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 52 का। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें +1 ऐड कर देंगे, तो कितने का आ गया 53 का। अब आपको 53th टर्म फाइंड कर लेना कि वो नंबर क्या आने वाला है। अगर आप ये नंबर फाइंड कर लेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। a 53 फाइंड करने के लिए बोला गया, यानी कि a + 52d के बारे में बात करेंगे। a का मतलब हो गया 7, 52 और d का मतलब हो गया 3 का। सिंपल 7 + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 7 + 6 13, 1 कैरी 163 का आ गया। यानी कि लास्ट से जो आपका 7th टर्म आएगा, फर्स्ट से नहीं लास्ट से जो आपका 8th टर्म आएगा वो कितने का आएगा आपका 163 का। 163 का। तो इतना तामझाम करने के बाद में जो आपका नंबर आएगा वो ऐसा आएगा। मगर अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, सिंपली इस नंबर को फ्लिप कर दीजिए। तो कैसे लिखेंगे 184, पता नहीं अगला नंबर क्या आएगा तो उसमें ज़्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं देना। 13, 10, 7 क्या फाइंड करना है आपको a 8th, a + 7d। a की जगह पे क्या लिखेंगे 184 + 7 और d की जगह पे, अब d क्या हो जाएगा 7 - 3 हो जाएगा, 7 - 10 हो जाएगा, यानी कि -3 का आएगा, यानी कि 184 - 21 माइनस कर लीजिएगा 163 आंसर आएगा।
और दोनों नंबर को अगर आप चेक करेंगे तो दोनों नंबर सेम आएगा मेरे ख्याल से। ये तो जो डिफरेंट अप्रोचेज़ है, ये डिफरेंट अप्रोच उसी कंडीशंस में पॉसिबल हो पाता है जब आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होना शुरू होता है। अगर आप हल्का सा डिफरेंट सोचेंगे, डिफरेंट अप्रोच को रखेंगे, तो बेशक ये चीज़ आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होते चला जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप चाहें तो इसके थ्रू जा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक तरीका चेंज किए, आंसर भी सेम आ रहा है, थोड़ा सा उसको ढंग से लिख लीजिएगा, बस इतना ही मेहनत करना है आपको। तो खैर अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 34th क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, और AP लिखा हुआ 8, 10, 12, 126 में सेम ही चीज़ है, .126। 35th में बोल रहा है ये फाइंड द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम इज 60, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द AP। तो सिंपल है, दोनों को ऐड करना है, ये मेरे ख्याल से पहले भी बहुत बार बताया गया होगा, बना लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं 35 क्वेश्चन पे ला करके रोक देते हैं। 36 से लेके 54 का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका, उसमें आपको पूरा ये इस वाले पार्ट के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत बचा ही नहीं फिर, और चीज़ आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, आप इसको बताइएगा, कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे सब्सक्राइबर कौन है। हालांकि बहुत कम का नाम दिख पाता है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और क्लास और जगह का नाम लिखेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसे शेयर जितना से ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा वीडियो लग रहा हो, मेरा एफर्ट सही लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।